आज ही के दिन एक साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया गया था। तो ऐसे में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने से पहले सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में भारत की सकल आस्था की केंद्र बिंदु व सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु हुए भूमि पूजन के प्रथम वर्षगांठ की सभी को बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। तो वहीं वो अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले अयोध्या पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया और रामलला के दर्शन किए। योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है तभी से सीएम योगी का फोकस अयोध्या पर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार ने तमाम योजनाओं को हरी झंडी दे रखी है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ रहा है अयोध्या भी बदलती हुई दिख रही है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 बार से ज्यादा बार अयोध्या दौरा कर चुके हैं। वहीं फिलहाल 2022 में हिंदुत्व का मुद्दा भी दस्तक देता हुआ दिख रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी आजमा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण इस बात की गवाही देते हैं। बीजेपी ही नहीं, बीएसपी ब्राह्मण मंच के जरिए तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का राग गाकर वोटरों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में हिंदुओं के खास अयोध्या में सियासी हलचल तेज रहने वाली है। मुद्दा चाहे कुछ भी हो, पर अयोध्या न सिर्फ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है बल्कि बड़ी आस्था का केंद्र भी है। और जब आज राम जन्मभूमि पूजन की पहली सालगिरह है तो ऐसे में अयोध्या को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और ऐसा लग रहा है मानो कि आज दिवाली है और अयोध्या जगमगा उठी है। पेगासस के मुद्दे पर संसद में अभी भी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल विपक्ष मांग पर अड़ा है कि पेगासस के मुद्दे पर बहस की जाए और इस वजह से आज भी संसद की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिवंगत बीजेपी नेता और उच्च सदन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली के उस बयान की तरफ सदन को ध्यान दिलाया कि बाधा डालना लोकतंत्र का एक अंग होता है। खड़गे की इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में 9 साल के बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का मुद्दा लोकसभा में उठाया और कहा कि इस पर सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने माता पिता की तस्वीर सोशल मीडिया पर राहुल की तरफ से साझा करने पर बाल संरक्षण से जुड़े कानून का इसे उल्लंघन बताया, जिसकी निंदा होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। पेगासस, जासूसी विवाद और विवादास्पद कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि संसद का सम्मान उनके संस्कारों में ही नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेगासस मुद्दे को प्रायोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे लेकर गंभीर नहीं। विपक्षी दलों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए प्रसाद ने कहा कि मॉनसून सत्र में हंगामे और व्यवधान के चलते जनता के 130 करोड़ रुपए अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संसद का सम्मान कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले बाकायदा पेगासस की कहानी को शुरू किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी विपक्षी नेता ने इससे जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। धारा 370 हटने के बाद 2 साल का समय बीत चुका है। जिस लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, कश्मीर ने उस लक्ष्य को कितना हासिल किया? आतंक और अलगाव की चुनौती के बीच कश्मीर कितना बदला है और कश्मीर को जन्नत बनाने का सपना कितना पूरा हुआ है? कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान लागू हो गया है। हर सरकारी भवन पर अब तिरंगा लहराता है। बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास है। ये गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत 28,400 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा रहा है। प्रदेश में 40 से 50,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। पथराव 85% तक घटा है। 2019 में 1990 से ज्यादा पथराव की घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में ऐसी घटनाएं 250 रिपोर्ट की गईं। जम्मू कश्मीर में अब IIT हैं, IIM हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं, 2 एम्स का निर्माण हुआ है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बने हैं, 2 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं।
खेल की बात करें तो प्रदेश में फुटबॉल, हॉकी एकेडमी स्थापित हो रही है। जम्मू कश्मीर देश का एक बड़ा खेल केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। मौजूदा वर्ष के बजट में सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए 513 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया के 100 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के 2 स्टेट ऑफ आर्ट खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे। डल झील में देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बना है। यहाँ रोइंग, कैनोइंग और क्याकिंग के लिए 6 करोड़ के उपकरण खरीदे गए हैं। गुलमर्ग देश में विंटर गेम्स की राजधानी बन चुका है। पहलगाम में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट फिर सक्रिय हुआ है। क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुरेश रैना यूटी में सक्रिय हैं। उधर धारा 370 हटने के 2 साल पूरे हुए तो गुपकार गठबंधन ने बैठक की। बैठक में नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। इस दौरान पीडीपी की तल्खी खुलकर सामने आई। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी आम थी। आए दिन युवा सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब कश्मीर बदल चुका है। अब ये युवा खेल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं और अपना और कश्मीर का भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को हॉकी और रेसलिंग में सफलता मिली है। रेसलर रवि दहिया ने एक और मेडल जीत लिया है। हालांकि सबकी नज़रें गोल्ड मेडल पर थी, पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भी पूरे देश में नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर 41 साल बाद हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिससे भारत ने अब तक 5 मेडल्स जीत लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह से फ़ोन पर बात की। साथ ही मुख्य कोच ग्राहम रिट और सहायक कोच पीयूष दुबे से बात कर टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए बधाई दी। भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, हिस्टोरिक, अ डे दैट विल बी एज्ड इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन। Congratulations to our men's hockey team for bringing home the bronze. पूरे देश में जश्न का माहौल है। ऐसे में सबकी नज़रें कल के विमेंस हॉकी मैच पर टिकी हुई हैं और पूरे देश को अपनी बेटियों से उम्मीदें हैं कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच देंगी। जिस पेगासस जासूसी कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी। उसके बाद कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दे। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तर ने कहा कि संपूर्ण और व्यक्तिगत गोपनीयता के रूप में नागरिकों की गोपनीयता पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता शिक्षाविद जगदीप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि वर्तमान मामले की भयावहता बहुत बड़ी है, कृपया मामले की स्वतंत्र जांच पर विचार करें। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि हम सभी चाहते हैं आप केंद्र सरकार को नोटिस जारी करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में पेगासस जासूसी कांड की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की गई है। इनमें राजनेता, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकार N राम शशि कुमार की अर्जियां भी शामिल हैं। पेगासस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ कर रही है। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से गुहार लगाई कि मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। अब फिलहाल इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा। सावन की झड़ी लगने के साथ ही कोटा में बाढ़ और अतिवृष्टि के चलते हुए खराबे का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा पहुंचे। कटारिया सबसे पहले कोटा बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जिले में बांधों और नदियों की स्थिति का विस्तार से फीडबैक लिया और बैराज से जल निकासी का भी जायजा लिया। प्रभारी मंत्री बाद में कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने विधायकों भरत सिंह और रामनारायण मीणा के साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर बाढ़ और जलभराव को लेकर बने हालातों का विस्तार से फीडबैक लिया और साथ में आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जो भी बाढ़ प्रभावित हैं उनके रहने और खाने पीने का प्रशासन पूरा बंदोबस्त करे और साथ में लोगों को हर तरह से संभालने का प्रयास करे। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर इस बात के लिए भी निर्देशित किया है कि 7 दिनों के अंदर जितना भी खराबा हुआ है उसकी डिटेल रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजें। राजस्थान पुलिस के DGP ML लाठर बीकानेर पहुंचे। BSF गेस्ट हाउस में रेंज IG
प्रफुल्ल कुमार और बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने अगवानी की। इस दौरान बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा, हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन, श्री गंगानगर एसपी राजन दुष्यंत और चूरू एसपी नारायण टोगस भी मौजूद रहे। डीजीपी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में साफ तौर पर कहा कि एफआईआर दर्ज होने के साथ ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर एफआईआर गलत है तो भी न्यायालय को बता दिया जाए। उनका कहना था कि पेंडेंसी से करप्शन बढ़ता है। महिला अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि राज्य सरकार की नीति है कि थाने में अपराध रजिस्टर्ड हो। केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी अपराध हुआ है तो वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। इसके पीछे की मंशा ये है कि जो पिछड़ा तबका है, कमज़ोर तबका है, वो भी अपनी बात थाने में जाकर कह सके और शिकायत दर्ज करवा सके। यदि वो गलत है एफआईआर तो न्यायालय को अवगत करा दिया जाता है। इससे भले ही आंकड़े बढ़ें, लेकिन अपराधी की मानसिकता पर ये फ़र्क डालता है और कहीं ना कहीं अपराधी डरता है। वहीं एक सवाल के जवाब में डीजीपी का कहना था कि निश्चित तौर पर पुलिस पर्सनल पर काम का बोझ बहुत अधिक है। वीक ऑफ की जो बात है निश्चित तौर पर अमल में लाई जानी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। संसाधन बढ़ेंगे तो चीज़ें होंगी। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि बीते कुछ अरसे में देखा जा रहा है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो भी करप्शन की जद में आ गए हैं, तो डीजीपी का कहना था कि चाहे आईपीएस हो या जवान, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से काम करें। बीकानेर सहित पूरे राजस्थान को लेकर उनका कहना था कि हमने संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कोशिश की है, अभियान चलाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और अपराधियों में खौफ पैदा हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सपना देखा था, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। लगातार जिस तरीके से डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एनम की टीमें लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक सिस्टम के तहत छापामारी कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है कि बहुत जल्द राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जोधपुर में आज जिस तरीके से सीमा शर्मा नामक पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कल 2 कार्रवाई हुई थी और आज सुबह होने के साथ ही जिस तरीके से एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में जालोर एसीबी की टीम में जुड़े महावीर सिंह राणावत और राजेंद्र सिंह के साथियों ने मिलकर के जिस तरीके से केरू गांव में जब शिकायत मिली सुरेश चौधरी की, उसके बाद में पड़ताल की और हाउसिंग बोर्ड से उनके निवास पर जाकर जिस तरीके से छापा मारा, उसके बाद में चूंकि नोटों को उछाल के पड़ोस में फेंक दिया गया, लेकिन हाथ धुलाने पर जिस तरीके से गुलाबी पाउडर का रंग आ जाने की बात सामने आई है, उसके साथ ही जोधपुर में हड़कंप मच चुका है। खास तौर पर बात करें 4 महीने पहले यानी अप्रैल के महीने में शिकायत आई, उसकी पुष्टि करना, सत्यापन करना, लगातार पीछे सर्विलांस के जरिए जुटे रहना और कहीं ना कहीं अब जब सत्यापन हो गया है, एक मामला सामने आया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से उनके खाते हैं, उनके दस्तावेज हैं, वो खंगाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी और भी कई मछलियां हैं जो जाल में आनी हैं। डीआईजी विष्णुकांत के नेतृत्व में लगातार जो कार्रवाइयां जोधपुर और बीकानेर संभाग में हो रही है, वो बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। खूब सारे प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पटवारी और कई अन्य जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्त में आए हैं। आने वाले दिनों में ऐसी कुछ और समाचार मिल सकते हैं। सभ्य समाज के लिए दहेज जैसी कुप्रथा सबसे बड़ा कलंक है। देश की इस कुप्रथा के चलते कई नवविवाहिताएं अपनी जान खो बैठ देती है। ऐसी एक घटना 9 साल पहले भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के अंटाली गांव में हुई, जहां नवविवाहिता को उसी के पति ने दहेज के लालच में हत्या कर दी। इस गर्भवती महिला पत्नी की हत्या के मामले में आज भीलवाड़ा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दहेज लोभी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अंटाली निवासी संपत जाट की पत्नी शीला की उसी के पति ने हत्या कर दी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती पत्नी की पहले हत्या कर दी और उसके बाद में उसका शव को कुएं में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद में पुलिस ने मामले की जांच की और हत्यारे पति जो कि संपत लाल जाट है उसको सलाखों के पीछे भेजा। आज भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुलजिम संपत जाट को उम्र कैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया कि समाज के लिए दहेज जैसी कुप्रथा सबसे बड़ा कलंक है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि ये जो 45,000 रुपये का अर्थदंड है ये इसकी मृतक की बेटी को दिया जाए।